साथियों, भगवान ओशो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अमेरिका में अपना एक पूरा शहर ही बसा डाला था। उस शहर का नाम उन्होंने रजनीशपुरम रखा था। रजनीशपुरम में उनका अपना निजी हवाई अड्डा था, अपने अस्पताल, अपने स्कूल थे। रजनीशपुरम में मुद्रा अर्थात पैसे का लेन देन नहीं होता था। सारी अर्थव्यवस्था मुफ्त तथा पुरानी भारतीय रीति के अनुसार वस्तुओं की अदला बदली के माध्यम से चलती थी। आपको बता दें, भगवान ओशो बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति थे, इसलिए वे ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से नहीं डरते थे। वे पूर्व में हुए बुद्ध, कबीर तथा रैदास से भी ज्यादा विस्फोटक बातें भारतीय तथा सारी पृथ्वी पर मौजूद पाखंड के खिलाफ निरंतर बोले जा रहे थे। उनकी बातें ऐसी थीं जिससे सारे धर्मों के पुरोहित तिलमिला रहे थे। सैकड़ों देशों के हवाई अड्डों पर उनके विमान को उतरने की मनाही हो चुकी थी। भारत में रहते हुए ओशो ने श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य तमाम बड़े राजनीतिक नेताओं को खुली चुनौती भी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बातें गलत हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन किसी में भी उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं थी। वह धर्म में मौजूद अवैज्ञानिक गलत बातों और प्रथाओं पर भी निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त करते थे, लेकिन कोई भी धर्मगुरु उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था। रजनीशपुरम में भगवान ओशो के सभी शिष्य और अनुयायी अपने सारे दुख, तनाव, पीड़ाओं के साथ साथ राजनीति को भी पीछे छोड़कर शांतिपूर्वक वहां रह रहे थे। दिन ब दिन शिष्यों तथा अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ओशो के शहर रजनीशपुरम की खुशहाली देखकर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनका मंत्रिमंडल पूरी तरह बौखला गया था। बौखलाहट का एक कारण यह भी था कि तमाम अमेरिकी नौजवान डिग्रियों की फिक्र छोड़ ओशो को सुनने रजनीशपुरम जाने लगे थे। इसलिए रीगन ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वारंट के ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। जब उनके शिष्यों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो उन्होंने आंदोलन करने के बजाय उन्हें जेल में गुलदस्ते भेजना शुरू कर दिए, जहां ओशो को रखा गया था। उनकी गिरफ्तारी के 12 दिन के भीतर ही जेल चर्च में बदल गया। पूरे अमेरिका से जेल में गुलदस्ते और फूल आ रहे थे। जो भी ओशो को मिलने आता था वह फूल भेंट करके जाता था। पूरा दरबार फूलों से भर जाता था। इससे न्यायाधीश, पुलिस तथा प्रशासन आश्चर्यचकित एवं स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनसे जो अपेक्षा और उम्मीद की गई थी, यह व्यक्ति उससे बिल्कुल उल्टा ही था। न्यायाधीश ने पूछा, ये कैसे लोग हैं? इन्हें तो सड़कों पर उतरकर तुम्हारी रिहाई के लिए आंदोलन करना चाहिए। इस पर ओशो टिप्पणी करते हैं कि मैंने उन्हें यही सिखाया है। वे जो प्रदर्शित कर रहे हैं वह मेरी शिक्षा है। ओशो का पिछला इतिहास जानकर अमेरिकी एजेंसी CIA ने तय किया कि इस आदमी को एकदम मारना एटम बम से भी घातक होगा, इसलिए उसने उन्हें थेलियम जहर देना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी शुरुआत साल 1985 में की थी और 5 साल बाद साल 1990 में ओशो ने आखिरी सांस ली थी। आपको बता दें, थेलियम ऐसा जहर होता है जो इंसान को धीमे धीमे मृत्यु की तरफ खिसकाता है। अमेरिका की इस कार्रवाई के कारण ओशो को 10 वर्ष पहले ही अपना शरीर छोड़ना पड़ा। यह दुनिया का इतिहास और दस्तूर रहा है कि जिसे वे हरा नहीं सकते, उसे वे ऐसे ही हथकंडे अपनाकर खत्म कर देते हैं। आश्चर्य की बात है यह थी कि ओशो की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी और शिष्य न तो कोई आंदोलन करते हैं और न ही अमेरिकी प्रशासन का विरोध करते हैं। वे अपने अद्वितीय गुरु को उनकी शिक्षाओं के अनुसार नृत्य और गायन करके, श्रद्धांजलि अर्पित करके अंतिम विदाई दे देते हैं। उसकी एक वजह यह भी थी कि ओशो की विरासत पूरी तरह विदेशियों की देखरेख में जानी थी और उनके अधिकतर सन्यासी विदेशी ही थे। भगवान ओशो की धरोहर, उनकी संपत्ति, उनका साहित्य था, उनका ज्ञान था। आज उनके साहित्य और ज्ञान का खूब अच्छी तरह व्यवसाय और दुरुपयोग उनके अपने ही सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे एक आंधी की तरह भगवान ओशो इसी पृथ्वी पर उतरे थे, वैसे ही आंधी की तरह उनके सन्यासी उनके द्वारा किए कामों को पृथ्वी से उखाड़ फेंके गए। यह बहुत दुखद है। धन्यवाद।